नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग SOTST डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन PGDT रिवाइज्ड हिंदी PGDT 02 अनुवाद का सामाजिक और भाषिक पक्ष खंड 1 भाषा अर्थ और प्रकृति इकाई 1 भाषा की प्रकृति और स्वरूप विश्लेषण 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भाषा के अर्थ को समझ सकेंगे। भाषा की इकाइयों जैसे स्वनिम, रूपिम, वाक्य, प्रोक्ति आदि का विवेचन कर सकेंगे। भाषा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा कर सकेंगे तथा अनुवाद कार्य और भाषा के संबंध को समझा सकेंगे। एक प्रस्तावना। यह इकाई अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के पाठ्यक्रम 02 P0 G0 D0 T0-2 की प्रथम इकाई है। इस इकाई में आप भाषा के विषय में पढ़ेंगे। यह भाषा की प्रकृति तथा उसके विश्लेषण से संबद्ध है। अनुवाद का केंद्र बिंदु भाषा ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम भाषा के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करेंगे। इसके अंतर्गत हम भाषा की परिभाषा, भाषा की संरचना, भाषा की संप्रेषणीयता, भाषा का सामाजिक संदर्भ और इनका अनुवाद कार्य में योगदान आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। भाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति की जानकारी आपको उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को पहचानने समझने में सहायक होगी और अनुवाद के दौरान दो भाषाओं पर तुलनात्मक विचार करने में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 1.2 भाषा किसे कहते हैं? भाषा का प्रयोग हम सभी के लिए बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है। अपने दैनिक जीवन में विभिन्न क्रिया कलापों के लिए हम सभी बिना किसी कठिनाई के भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन अनायास ही कोई यह प्रश्न पूछे कि भाषा किसे कहते हैं तो उत्तर देना कठिन होगा। क्योंकि यह प्रश्न एक ओर भाषा की संरचना से जुड़ा है तो दूसरी ओर भाषा के प्रयोग से पिछले कई दशकों के दौरान भाषा के क्षेत्र में अनेक अध्ययन तथा शोध कार्य किए गए। उनसे एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से उभर कर आई और वह यह है कि भाषा संरचना की दृष्टि से जटिल है तथा प्रयोग की दृष्टि से बहुआयामी। ये दोनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भाषा की संरचना को भाषा के प्रयोग से अलग करके देखना तर्कसंगत न होगा। इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप भाषा को एक जीवंत तथ्य के रूप में देखा जाने लगा। एक ऐसे तथ्य के रूप में जो समाज में होने वाले हर परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और समाज की घटनाओं के प्रति सजग। भाषा केवल ध्वनियों का समूह या अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं है, वरन वह मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक अस्मिता की परिचायक भी है। साथ ही भाषा मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक स्तर का मापदंड भी है। भाषा ही वह एकमात्र कड़ी है जिसने हमारे वर्तमान को हमारे प्राचीन मूल्यों और परंपराओं से जोड़ रखा है। भाषा की परिभाषा देने के लिए हमें उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। दूसरी बात यह है कि किसी भी निष्प्राण अथवा जड़ वस्तु को परिभाषा की परिधि में बांध लेना सरल है, पर किसी ऐसी वस्तु को जो चेतन है तथा निरंतर परिवर्तनशील भी किसी एक परिभाषा में बांध पाना कठिन होगा। हम यहाँ भाषा को आधुनिक भाषा विज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में देखकर समझने का प्रयत्न करेंगे। 3 भाषा वाक् प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में। आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रारंभिक चरण में भाषा को वाक् प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में देखा गया और उसे प्रतीक विज्ञान सेमियोलॉजी से जोड़ने का प्रयत्न किया गया। भाषा के ये प्रतीक किस प्रकार एक व्यवस्था सिस्टम में संयोजित हैं और भाषा विशेष के संदर्भ में उस व्यवस्था की संरचना स्ट्रक्चर क्या है, इसी का विश्लेषण इस विचारधारा के प्रतिपादकों ने किया। हम इस परिभाषा को विस्तार से देखेंगे। प्रत्येक भाषा में संरचनात्मक इकाइयाँ ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि एक विशेष ढंग से व्यवस्थित रहती हैं।
यह सही है कि प्रत्येक भाषा की मूल इकाइयाँ ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि ही हैं, पर हर भाषा की अपनी भिन्न एक ध्वनि व्यवस्था है, शब्द व्यवस्था है और वाक्य व्यवस्था है। उदाहरण के लिए ध्वनि व्यवस्था को लीजिए। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि प्रत्येक भाषा में ध्वनियों की संख्या अलग अलग होती है। यहाँ हमारा तात्पर्य केवल कुल ध्वनियों से ही नहीं वरन प्रत्येक वर्ग, उच्चारण स्थान और उच्चारण के ढंग के आधार पर किए गए वर्गीकरण के आधार पर में कितनी ध्वनियाँ हैं, इसका संबंध भी ध्वनि व्यवस्था से हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में क वर्ग, क ख ग घ न, च वर्ग, च छ ज झ न ट वर्ग, ट ठ ड ढ न त वर्ग, त थ द ध न और प वर्ग, प फ ब भ म में 5 ध्वनियाँ हैं। हर वर्ग की पहली ध्वनि अघोष वॉइसलेस और अल्पप्राण अनएस्पिरेटेड, दूसरी ध्वनि अघोष और महाप्राण एस्पिरेटेड, तीसरी ध्वनि घोष वॉइस्ड और अल्पप्राण, चौथी ध्वनि घोष और महाप्राण तथा पांचवी ध्वनि नासिक्य ध्वनि है। अब तमिल भाषा को लेते हैं। तमिल में इन पांचों वर्गों में केवल हिंदी की प्रथम ध्वनि और नासिक्य ध्वनि है। अर्थात तमिल भाषा में नासिक्य ध्वनियों को छोड़कर क वर्ग क द्वारा, च वर्ग च द्वारा, ट वर्ग ट द्वारा, त वर्ग त द्वारा और प वर्ग प द्वारा प्रतिनिधित्व होता है। कुल मिलाकर जहां हिंदी के 5 वर्गों में 25 ध्वनियां हैं, तमिल में 10। यह व्यवस्था का दूसरा पक्ष है। व्यवस्था का तीसरा पक्ष यह है कि तमिल में क, च, त, ट, प में से कोई भी अक्षर दो स्वरों के बीच आएगा तो वह स्वतः ही घोष ध्वनि बन जाएगा। अर्थात दो स्वरों के बीच क का उच्चारण बटा ग बटा, कहीं कहीं ह भी, पका ब, तकाद, तकाड और चकाज हो जाएगा। यानी तमिल भाषी लिखेगा तमिलनाड पर पढ़ेगा बटा तमिलनाडु, आ और उ के बीच ट ध्वनि ड बन जाएगी। अर्थात ध्वनियाँ अन्य ध्वनियों के सान्निध्य में कैसा व्यवहार करती हैं, हर भाषा में इसकी अपनी व्यवस्था है। भाषा की इकाइयों की यह व्यवस्था इतनी सुनिश्चित होती है कि भाषा की संरचना में होने वाले किसी भी परिवर्तन की दिशा और उसका शेष व्यवस्था पर प्रभाव दोनों का ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। संस्कृत में एक संयुक्त स्वर ध्वनि थी ए, उच्चारण ऐ, मानक हिंदी में उसका उच्चारण अंग्रेजी शब्द बैट या कैट शब्द में आने वाली स्वर ध्वनि की तरह होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि संस्कृत में एक और संयुक्त स्वर ध्वनि थी और उच्चारण औ, उसमें भी परिवर्तन आ गया। मानक हिंदी में उसका उच्चारण अंग्रेजी के डॉक्टर या बॉल शब्दों की प्रथम स्वर ध्वनि की तरह होता है। आथ परिवर्तन किसी एक ध्वनि में नहीं आता वरन वह पूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऐसी ही व्यवस्था शब्द और वाक्य के स्तरों पर देखी जा सकती है। यहाँ दो एक उदाहरण लेकर हम अपनी बात स्पष्ट करेंगे। हिंदी के कुछ वाक्य देखिए। राम ने खाया, राम गया, राम ने पढ़ा, राम आया, राम ने देखा, राम सोया। हिंदी भाषी ऐसे प्रयोगों में कभी भूल नहीं करेगा, पर शायद वह वाक्य संरचना संबंधी यह नियम नहीं बता पाएगा कि सभी सकर्मक क्रियाओं, कुछ अपवादों को छोड़कर, के भूतकालिक रूपों में कर्ता के साथ ने लगाना पड़ता है, जबकि अकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं। इसी प्रकार हिंदी वाक्यों में क्रिया कर्म के बाद आती है, राम पुस्तक पढ़ता है, जबकि अंग्रेजी में कर्म से पहले रामा रीड्स अ बुक। हिंदी में प्राय समय सूचक क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं, अंग्रेजी में क्रिया के बाद। तुम वहां 5 बजे से पहले पहुंच जाना। यू मस्ट रीच देयर बिफोर 50 क्लॉक। भाषा की इस परिभाषा का दूसरा तथ्य है, भाषा वाक प्रतीकों की व्यवस्था है। वाक का अर्थ है वाणी और प्रतीक से अर्थ है बोध कराने वाला ध्वनि समूह, यानी शब्द किसी भी वस्तु, व्यक्ति या भाव का बोध कराने वाले प्रतीक होते हैं। जैसे कुर्सी शब्द वाक प्रतीक है, एक ऐसी वस्तु का जिसकी 4 टांगे हों, सीट हो, हाथ रखने के लिए 2 हत्थे भी हो सकते हैं और पीछे सहारा देने के लिए गुदगुदी गद्दी या केवल लकड़ी का तख्ता। ये वाक प्रतीक यादृच्छिक हैं। यादृच्छिक आर्बिट्रेरी,
से अर्थ है मनमाना या संयोगवत। कमल के फूल को कमल क्यों कहा जाता है या चमेली को चमेली क्यों कहा जाता है, इसका कोई तर्क संगत उत्तर हमारे पास नहीं है। कुर्सी को कुर्सी क्यों कहते हैं, मेज क्यों नहीं कहते, इसका विश्लेषण भी हम नहीं कर सकते। इन वस्तुओं के नामों में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें इनकी आकृति, रंग, रूप या सुगंध का परिचय दें। यह केवल संयोग है कि कमल के फूल को हम कमल कहते हैं, गुलाब नहीं। यदि शब्दों और उनसे बोध होने वाले पदार्थों के बीच कोई तर्क संगत संबंध होता तो हर भाषा में कमल को कमल या गुलाब को गुलाब ही कहते, लोटस और रोज शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। भाषा की पहली परिभाषा भाषा की संरचना से संबंध रखती है तो दूसरी भाषा के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। जन्म के बाद बच्चा किस प्रकार बाह्य जगत के पदार्थों और क्रियाकलापों को शब्दों से जोड़ता है, यह परिभाषा इस पक्ष को आधार बनाती है। भाषा से बच्चे का यह पहला परिचय तकनीकी शब्दावली में भाषा अधिगम प्रक्रिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कहलाता है। इस परिभाषा के प्रतिवादकों ने दो बातों पर विशेष प्रकाश डाला है। क, भाषा मानव मन की अनेक सहजात इन्नेट वृत्तियों में से एक है, यानी मानव शिशु मन में जन्म से ही चलने, उठने, बैठने आदि अनेक क्रियाओं की क्षमता होती है। इन्हीं क्रियाओं की तरह बोलना भी मानव शिशु के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में जन्म से ही विद्यमान होती है। ख, इस विचारधारा के प्रतिपादकों ने पहली बार भाषा की सृजनात्मक प्रकृति की ओर ध्यान दिलाया। उनके अनुसार भाषा सीखने का अर्थ है भाषा के नियमों को सीखना। भाषा के नियम सीमित होते हैं, इन सीमित नियमों को सीखकर हम असीमित वाक्यों की रचना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए। लड़का जाता है, मोहन खाता है, लड़की जाती है, राधा खाती है। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग संज्ञा के साथ क्रिया के वर्तमान कालिक रूप में ही जोड़ते हैं, जबकि पुल्लिंग के साथ आ। इस एक नियम के आधार पर हिंदी भाषी विभिन्न संज्ञा शब्दों का प्रयोग विभिन्न क्रियाओं के साथ कर सकता है। यानी लड़के के स्थान पर घोड़ा, कुत्ता, आदमी, बच्चा और न जाने कितने ही अनगिनत शब्द लिए जा सकते हैं, और जाता जाती के स्थान पर आता आती, पढ़ता बटा पढ़ती आदि कितनी ही क्रियाएं ली जा सकती हैं। एक और उदाहरण लीजिए। निम्न प्लसता निम्नता, धूर्त प्लसता धूर्तता, सभ्य प्लसता सभ्यता। इस प्रकार के अनगिनत उदाहरणों के आधार पर एक नियम बनाया जा सकता है, वह यह है कि हिंदी में कुछ विशेषण शब्दों में ता प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में ये नियम भाषा की सृजनात्मक प्रकृति का द्योतक हैं। भाषा की इसी विशेषता के कारण बच्चा अपनी भाषा संबद्ध सहजात वृत्ति का प्रयोग करते हुए भाषा को इतनी सरलता से इतने कम समय में सीख लेता है। तीसरी विचारधारा भाषा की परिभाषा के लिए भाषा के व्यावहारिक पक्ष को आधार बनाती है। इस विचार धारा के अनुसार भाषा की प्रतीक व्यवस्था समाज सापेक्ष है, यानी भाषा विशेष की प्रतीक व्यवस्था का आधार एक ओर मनुष्य और उसके आसपास का परिवेश है तो दूसरी ओर समाज के प्राणी बायोलॉजियल के रूप में स्वीकार करते हैं, और न ही वे भाषा को केवल ध्वनि, वाक्य आदि संरचनाओं की व्यवस्था मानते हैं। वे भाषा को व्यापक संप्रेषण क्षमता के संदर्भ में देखते हैं। मनुष्य किस प्रकार एक सामाजिक प्राणी के रूप में देश, काल, विषय वस्तु और व्यक्ति के अनुरूप भाषा का चयन करता है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भाषा के सही उच्चारण और भाषा के व्याकरण से परिचित होना। भाषा के सामाजिक संदर्भ की चर्चा करते समय हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि भाषा के विषय में जानने के लिए हमें उसकी संरचनागत व्यवस्था, उसकी अधिगम प्रक्रिया और विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उसके व्यवहार को समझना होगा। 1.4 भाषा की इकाइयाँ। 1.4
एक स्वनिम भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियाँ अन्य किसी भी प्रकार की ध्वनियों से भिन्न होती हैं। जैसे ताली बजाने से भी ध्वनि होती है और हिचकी या खांसी आने से भी। पर ये ध्वनियाँ भाषा ध्वनियाँ नहीं हैं। भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था के लिए जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं वे विशेष ध्वनियाँ हैं। जिस प्रकार भाषा ध्वनियाँ अन्य ध्वनियों से भिन्न हैं, उसी प्रकार भाषा विशेष की ध्वनियाँ अन्य भाषाओं की ध्वनियों से भिन्न होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के वाग्यंत्र से जो अनेक भाषा ध्वनियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, कोई भी भाषा उनमें से केवल कुछ ही ध्वनियों को अपनी व्यवस्था में स्थान देती है। सभी भाषाओं में न तो ध्वनियों की संख्या एक समान होती है और न ही एक जैसी ध्वनियाँ हर भाषा में होती हैं। यहाँ तक कि हर भाषा में ध्वनियों के प्रकार्य और उनके आपस में संबंध भी अलग अलग होते हैं। भाषा विशेष में ध्वनियों की व्यवस्था का अध्ययन स्वनिकी के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ एक बात और समझने की है। प्रायः लोग भाषा की ध्वनियों तथा उस भाषा की वर्णमाला के अक्षरों को एक ही बात समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। ध्वनि का संबंध उच्चारण से है और वर्णमाला के अक्षरों का संबंध लेखन से। किसी भी ध्वनि का दो बार उच्चारण करके देखिए, उच्चारण में अंतर मिलेगा। अतः उच्चारण के स्तर पर ध्वनियों की संख्या असीमित है, पर हम ध्वनि के विभिन्न उच्चारणों को तब तक महत्व नहीं देते जब तक कि हमारे कान उस भेद को स्पष्ट रूप से ग्रहण न करते हों, और जब तक यह उच्चारणगत भिन्नता अर्थ भेद में सहायक न होती हो। लिपि या लेखन में हम एक ही ध्वनि के असंख्य उच्चारणों की उपेक्षा करके उस ध्वनि का केवल एक प्रतिनिधित्व रूप स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि वर्णमाला के अक्षरों की संख्या सीमित है। यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि हर भाषा की ध्वनि व्यवस्था और उसकी लेखन व्यवस्था लिपि के बीच भी एक विशेष संबंध होता है। जहाँ हिंदी में एक अक्षर का एक ही उच्चारण संभव है, वहाँ अंग्रेजी में एक ही अक्षर के अनेक उच्चारण हो सकते हैं। जैसे सी का उच्चारण क कैट भी है और स सिटी भी। ए का उच्चारण बैक बेक बार शब्दों में अलग अलग है। अतः स्वनिकी केवल ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित है। कोई भी ध्वनि यदि भाषा की अन्य ध्वनियों के विरोध कॉन्ट्रास्ट में लघुतम युग्म मिनिमल पेयर में उच्चारित हो, अर्थ भेद में सहायक होती हो, उसे स्वनिम कहा जाता है। जैसे काल गाल या खाल दान धान पल फल आदि लघुतम युग्म हैं। यानी इन शब्द युग्मों में अन्य सभी ध्वनियां समान हैं सिवाय एक के। अत कग कख दध पफ आदि ध्वनियां हिंदी में स्वनिम कही जा सकती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह लघुतम युग्म केवल शब्द की आरंभिक ध्वनियों के रूप में ही आए, इन्हें शब्द के मध्य या अंत में भी लिया जा सकता है। जैसे कांट काठ माता माथा आदि। अंग्रेजी भाषी शब्द के आरंभ में पटक ध्वनियों का उच्चारण फ ठ और ख करता है, यानी पिन टिन और किन का उच्चारण हम हिंदी भाषी पिन टिन और किन करेंगे, पर अंग्रेजी भाषी इन्हें फिन ठिन और खिन कहेगा। लेकिन शब्द के मध्य में या अंत में पीटीके का उच्चारण पटक ही होगा, जैसे स्पिन स्पिन स्किन स्किन और स्टिक स्टिक अत। जहां हिंदी भाषी के लिए प फ क ख और ट ठ अलग अलग स्वनिम है, अंग्रेजी भाषी के लिए एक ही स्वनिम के दो रूप, एक वह रूप जो शब्द के आरंभ में आता है फ ठ ख, और दूसरा वह जो शब्द के मध्य व अंत में आता है। स्वनिकी विश्लेषण के अनुसार यह दो भिन्न रूप संस्वन एलोफोन्स कहलाते हैं। यानी अंग्रेजी में पीके टी का उच्चारण दो तरह से होता है, शब्द के आरंभ में क्रमश पी एच के एच एथ और शब्द के मध्य या अंत में पी के टी बटा। इसका एक उदाहरण हम हिंदी से लेते हैं। हिंदी में न ध्वनि यदि क ख ग घ से पहले आती हैं तो उसका उच्चारण न होता है, और यदि च छ ज व झ से पहले आती है तो उसका उच्चारण ज होता है।
आप गंदा, गंगा और गंजा शब्दों का उच्चारण करके देखिए। गंदा में आपको न फार सुनाई देगी, गंगा में न और गंजा में न, यानी कंठ से उच्चारित ध्वनियों से पहले न का उच्चारण भी कंठ्य ध्वनि की तरह होता है और तालव्य ध्वनियों से पहले न का उच्चारण तालव्य ध्वनि की तरह होता है। न का उच्चारण न की तरह इन दो स्थितियों को छोड़कर शब्द में कहीं भी और किसी भी अन्य ध वन के साथ हो सकता है। अर्थ यह निकला कि हिंदी में न स्वनिम है और इसके तीन संस्वन है, न, य, न और न का हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भाषा की दो ध्वनियां पूरक वितरण कॉम्प्लीमेंटरी में है, यानी एक जहां आती है वहां दूसरी नहीं आती, तो उन ध्वनियों को एक ही ध्वनि के दो रूप अर्थात संस्वन मानेंगे। पर जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से शब्द में किसी भी स्थान पर उच्चरित की जा सकती हैं, अपने समीपवर्ती वातावरण से प्रभावित नहीं होती तथा भाषा की अन्य ध्वनियों से विरोधात्मक कॉन्ट्रास्ट वितरण में प्रयुक्त होकर अर्थ भेदन में सहायक होती हैं, अर्थात शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है, ऐसी ध्वनियों को स्वनिम कहते हैं। स्वनिम और संस्वन की संकल्पनाएं भाषा के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। 1.4 दो रूपिम। भाषा संरचना की दूसरी इकाई है रूपिम। रूपिम भाषा की लघुतम अर्थपूर्ण इकाई है। रूपिम भी स्वनिम की तरह एक संकल्पना है। भाषा विज्ञान शब्द के स्थान पर रूपिम को भाषा संरचना की इकाई मानता है। शब्द और रूपिम के बीच अंतर है, इसे हम उदाहरण से समझेंगे। खाया शब्द की दृष्टि से एक शब्द है, पर इस शब्द में दो रूपिम है, खा और क्रिया का भूतकालिक रूप खाया में या का अलग से कोई अर्थ नहीं है, पर खा क्रिया में जुड़कर यह क्रिया के भूतकालिक रूप का परिचायक बन जाता है। भूतकाल की परिचायक रूपिम को हिंदी भाषा में क्रिया के मूल रूप में या आ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। व्यंजनांत क्रिया के मूल रूप में आ जोड़ते हैं और स्वरांत में या, जैसे खा प्लस या, आ प्लस या तथा सुन प्लस आ सुना, देख प्लस आ देखा। इसी प्रकार बहुवचन एक रूपिम है। हिंदी भाषा में पुल्लिंग संज्ञाओं के संदर्भ में बहुवचन रूपिम के दो रूप अर्थात संरूप एलोमोर्फ्स मिलते हैं। ए तथा शून्य उदाहरण लिए आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में आने वाले आ को ए बना दिया जाता है, जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े आदि। पर अन्य सभी पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसीलिए इसे शून्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसे हाथी, आदमी, शेर, भालू आदि शब्द बहुवचन में भी हाथी, आदमी, शेर, भालू आदि ही रहते हैं, जैसे एक आदमी आया और दो आदमी आए। रूपिम मुख्य रूप से दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, मुक्त और आबद्ध। मुक्त फ्री रूपिम। इन रूपिमों में केवल एक ही तत्व होता है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है और इन्हें पुनर्विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे लड़का, कुर्सी, फूल, घड़ी आदि। इसके आगे कुछ और रूप हैं, पर हम विस्तार में नहीं जाएंगे। आबद्ध बाउंड रूपिम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये रूपिम स्वतंत्र रूप में अर्थहीन होते हैं। इनका प्रयोग मुक्त रूपिमों के साथ जुड़कर ही संभव हो सकता है, जैसे हिंदी में नकारात्मक अर्थ को प्रकट करने के लिए असंतोष, असुविधा, अशिक्षा, निरक्षर, निरादर, निरापराध आदि रूपिमों का प्रयोग होता है। और निर का मुक्त रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। संतोष, शिक्षा आदि रूपिमों के साथ जुड़कर ही वे अर्थ सृजन में सहायक होता है। ये रूपिम प्रत्यय सफिक्स के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे वान, दयावान, धनवान आदि। एक सामाजिक, धार्मिक, दैनिक, ये राष्ट्रीय, जातीय, ये रूपिम जिन रूपिमों के साथ जुड़ते हैं उनकी व्याकरणिक कोटि को बदल देते हैं, जैसे राष्ट्र संज्ञा है तो राष्ट्रीय विशेषण, समाज संज्ञा है और सामाजिक विशेषण। कुछ आबद्ध रूपिमों का महत्व वाक्य के स्तर पर समझा जा सकता है। ये रूपिम व्याकरणिक कोटि तो नहीं बदलते, पर ये लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के परिचायक होते हैं।
इनका प्रयोग तो मुक्त रूपिमों के साथ होता है, पर इनकी उपस्थिति से वाक्य के अन्य शब्द भी प्रभावित होते हैं। यहाँ हम बहुवचन रूपिम का उदाहरण लेते हैं। ये वाक्य देखिए। लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। एक शेर गरजता है, अनेक शेर गरजते हैं। स्पष्ट है कि संज्ञा के वचन का प्रभाव क्रिया पर भी पड़ रहा है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, वह यह कि भाषा की संरचना की किसी भी इकाई का अपनी व्यवस्था के संदर्भ में, यानी स्वनिम का स्वनिकी फोनोलॉजी के स्तर पर, रूपिम का रूप विज्ञान मोर्फोलॉजी के स्तर पर तो विश्लेषण किया ही जाता है, पर अपने से बृहत्तर इकाइयों के संदर्भ में भी उनका विश्लेषण आवश्यक है, जैसे स्वनिम का रूप विज्ञान के स्तर पर और रूपिम का वाक्य के स्तर पर। 1.4 3 वाक्य। आधुनिक भाषा विज्ञान वाक्य को भाषा विश्लेषण की आधारभूत इकाई मानकर चलता है। उसके अनुसार भाषा की अन्य इकाइयों को उन तत्वों के रूप में देखना चाहिए जो एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होकर वाक्य की संरचना करती हैं। यदि ध्वनियाँ शब्दों के रूप में जुड़कर अर्थपूर्ण होती हैं, तो शब्द वाक्य के स्तर पर अपना सही अर्थ ग्रहण करते हैं। वाक्य की बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हम उस पर विस्तार में न जाकर वाक्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रायः यह समझा जाता है कि वाक्य शब्दों का समूह है। कुछ सीमा तक यह बात ठीक भी है, लेकिन कुछ शब्दों को एक साथ रख देने से वाक्य नहीं बन जाता, क्योंकि वाक्य के संदर्भ में शब्द केवल अर्थपूर्ण इकाई ही नहीं वरन एक व्याकरणिक इकाई भी है। यानी हर शब्द शब्द होने के साथ साथ संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण भी होता है। अब केवल 3-4 संज्ञा शब्द एक साथ जोड़ देने से तो वाक्य नहीं बनेगा, संज्ञा के साथ क्रिया का होना भी आवश्यक है। एक साधारण वाक्य में एक नाम संज्ञा पद नाउन फ्रेज और एक क्रिया पद वर्ब फ्रेज का होना आवश्यक है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच भिन्न भिन्न संबंध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य लेते हैं। राम जाता है, राम घर जाता है, राम किताब पढ़ता है। पहले वाक्य में राम जा क्रिया का करने वाला यानी करता है। दूसरे वाक्य में दो संज्ञाएं हैं, एक राम और दूसरी घर। जा क्रिया का संबंध दोनों से ही है। एक संबंध हम देख ही चुके हैं, दूसरी संज्ञा क्रिया का गंतव्य स्थान बताती है। यानी राम कहाँ जाता है, राम घर जाता है। तीसरे वाक्य में राम तो करता है ही पढ़ क्रिया का, पर किताब पढ़ क्रिया का कर्म है। राम क्या पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। क्रिया और संज्ञा का संबंध इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी भाषाओं में क्रिया किसी न किसी रूप में संज्ञा के लिंग या वचन से प्रभावित होती है। जैसे अंग्रेजी में यदि संज्ञा एक वचन है तो क्रिया में प्रत्यय लग जाता है। राम प्लेस हिंदी में क्रिया संज्ञा का वचन और लिंग दोनों लेती है। लड़का जाता है, लड़की जाती है, लड़के जाते हैं। वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों की भी जरूरत होती है जो संज्ञा और क्रिया को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे राम ने आम खाया, किताब मेज पर रखी है, बच्चे को मत मारो। ने पर को आदि परसर्ग हैं जो संज्ञा और क्रिया के संबंधों को बताते भी हैं और जोड़ते भी हैं। यहाँ एक बात यह भी ध्यान देने की है कि कहीं कहीं ये परसर्ग वाक्यों में उपस्थित रहते हैं पर कहीं कहीं अनुपस्थित, जैसे राम किताब पढ़ता है। ऊपर के वाक्यों में हमने देखा कि कर्ता का संबंध ने द्वारा दिखलाया गया है, राम ने आम खाया, और कर्म का को द्वारा बच्चे को मत मारो, पर यहाँ न ने है न को। आधुनिक भाषा विज्ञान का कहना है कि हर वाक्य की एक बाह्य संरचना सरफेस स्ट्रक्चर होती है और एक आभ्यंतर डीप स्ट्रक्चर। बाह्य संरचना अभिव्यक्तिपरक है जबकि आभ्यंतर कथ्यपरक।
हिंदी के वाक्यों की बाह्य संरचना के नियमों के अनुसार परसर्गों का प्रयोग कहीं अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, कहीं वैकल्पिक और कहीं अनिवार्य रूप से वर्जित। जैसे राम ने किताब पढ़ी मैंने का प्रयोग अनिवार्य है, जबकि किताब के साथ को का प्रयोग वर्जित। पर राम किताब पढ़ता है या राम किताब को पढ़ता है, यहाँ को का प्रयोग वैकल्पिक है। लेकिन इन सभी वाक्यों की आभ्यंतर संरचना में परसर्ग उपस्थित हैं। इसे हम एक और उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। प्रेमचंद के गोदान और निर्मला उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। यह वाक्य की बाह्य संरचना है, इसकी आभ्यंतर संरचना में दो वाक्य सम्मिलित हैं। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। दो प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी व्याकरण के नियमों के अनुसार इन दोनों वाक्यों को जोड़ते समय उन शब्दों को छोड़ दिया जाएगा जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखिए। मोहन ने अपनी किताब सोहन को दे दी। इस वाक्य की आभ्यंतर संरचना होगी मोहन ने मोहन की किताब सोहन को दे दी। यहाँ दूसरा मोहन पहले मोहन का ही परिचायक है, इसलिए मोहन शब्द की पुनरावृत्ति न करके उसके स्थान पर अपना का प्रयोग किया गया है। आभ्यंतर संरचना को बाह्य संरचना में रूपांतरित करने के लिए हर भाषा के अपने रचनांतरण नियम होते हैं। ये नियम व्याकरण के ही नियम नहीं होते, बल्कि इनमें सामाजिक संदर्भों के नियम भी सम्मिलित रहते हैं। सारांश में प्रत्येक भाषा के वाक्यों में शब्दों का एक विशेष क्रम रहता है। शब्द वाक्य में एक ओर संरचनात्मक कोटियों संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि के प्रतिनिधि हैं, तो दूसरी ओर प्रकार्यात्मक कर्ता, कर्म कोटियों के। वाक्य की दो संरचनाएं होती हैं, एक बाह्य संरचना जो कि अभिव्यक्तिपरक है और दूसरी आभ्यंतर यानी कथ्यपरक। आभ्यंतर संरचना वाक्य के अर्थ से जुड़ी होती है, यानी यह वह संरचना है जो वक्ता के मन में उभरती है और जिसे वक्ता भाषा के नियमों का प्रयोग करते हुए बाह्य संरचना के रूप में रूपांतरित करता है। 1.4 अर्थ तत्व भाषा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अर्थ है। विद्वानों में इस विषय पर मतभेद रहा है कि ध्वनि शब्द और वाक्य की तरह अर्थ को भी भाषा की एक इकाई माना जाए या नहीं। अनेक विद्वानों का यह मानना है कि अर्थ भाषा की अन्य इकाइयों में अंतर्निहित रहता है, शब्द को अर्थ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कोई भी शब्द इसलिए शब्द है कि वह अर्थपूर्ण है, यही बात वाक्य के विषय में भी सही है। अर्थ के बिना न तो शब्द की कोई सत्ता है और न ही वाक्य की अर्थ की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। भारत में अर्थ विज्ञान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यास्क मुनि के निरुक्त को अर्थ विज्ञान पर विश्व का पहला ग्रंथ कहा जा सकता है। तब से अब तक अर्थ की अनेक ढंग से व्याख्या की जा चुकी है। कुछ विद्वान अर्थ को सामाजिक संदर्भ में रखकर देखते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। कुछ विद्वानम अर्थ को दर्शन और तर्कशास्त्र का महत्वपूर्ण अंग समझते हैं। वास्तव में अर्थ की ठीक से व्याख्या कर पाना कठिन कार्य है। इस इकाई के आरंभ में हम कह चुके हैं कि भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था है, यानी शब्द किसी वस्तु, प्राणी या भाव विशेष का प्रतीक मात्र है और प्रतीक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उससे बोध होने वाली वस्तु की सभी विशेषताओं को प्रतिध्वनित करे। यही कारण है कि एक ही वस्तु, प्राणी या भाव के लिए अनेक शब्द किसी भी भाषा में मिल जाएंगे। यहाँ एक बहुत साधारण से शब्द का उदाहरण लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में बच्चे शब्द का प्रयोग देखिए। 26 जनवरी पर 15 बच्चों को वीरता के लिए पुरस्कार दिए गए। उसके दोनों ही बच्चे बहुत होनहार निकले। यहाँ पहले वाक्य में बच्चे का अर्थ है जो बड़ा नहीं है, यानी जो आयु में छोटा है। दूसरे वाक्य में बच्चे के प्रयोग में आयु के विषय में कोई संकेत नहीं है। यहाँ बच्चे बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी।
पहले वाक्य में बच्चे बड़ों का विपरीतार्थक है तो दूसरे में माता पिता का। शब्दकोश में अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। ऐसे ही एक अर्थ के लिए भी अनेक शब्द हैं, जैसे दया, कृपा, करुणा आदि में अर्थगत समानता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि शब्द और अर्थ के बीच का संबंध इतना मनमाना और अनिश्चित है तो हमें एक दूसरे की बात समझने में कोई भी कठिनाई क्यों नहीं होती। इसका उत्तर जानने के लिए हम एक बार फिर इस बात को दोहराएंगे कि भाषा संदर्भ गर्भित है। वक्ता और श्रोता के बीच जो संप्रेषण व्यापार चलता है उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के अर्थ के विषय में दोनों में पर्याप्त सहमति रहती है। दोनों ही संदर्भ से परिचित होते हैं, अर्थ संप्रेषण में कोई बाधा नहीं आती। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भाषा की इकाइयों का अर्थ संदर्भ विशेष में उनके प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है। किसी भी शब्द के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, आय निहितार्थ डिनोटेशन तथा दो संकेतार्थ कॉनोटेशन। निहितार्थ से तात्पर्य उस अर्थ से है जो उस वस्तु विशेष से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हो, जबकि संकेतार्थ वस्तु से परोक्ष रूप से जुड़ा होता। यहाँ एक उदाहरण से बात स्पष्ट करेंगे। हिंदी में काला शब्द एक रंग विशेष का सूचक है और यही रंग विशेष काला शब्द का निहितार्थ है। लेकिन काला बाजार, काला धन, काली करतूत आदि में काला शब्द के अर्थ संकेतार्थ हैं। एक और उदाहरण अंग्रेजी से लेते हैं। अंग्रेजी का हेड सिर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह हेड का निहितार्थ भी है, पर हेड मास्टर, हेड ऑफिस आदि में हेड शब्द का अर्थ संकेतार्थ है। जैसे हेड शरीर का मुख्य व सर्वोच्च भाग है, उसी प्रकार हेड मास्टर अध्यापकों में सर्वोपरि है और विद्यालय का मुख्य व सर्वोच्च अधिकारी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दों की अनेक अर्थ छवियां होती हैं और इन अर्थ छवियों का आधार किसी भी भाषा समाज का आंतरिक या बाह्य परिवेश होता है। यही कारण है कि शब्दों की अर्थ छवियां प्रत्येक भाषा में अलग अलग होती हैं। यहाँ एक और रोचक उदाहरण लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में 3 शब्द हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग तथा स्मोकिंग। हिंदी में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के लिए एक ही शब्द है, पीना। बंगला में ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तीनों के लिए एक ही शब्द है, खाना। इसे हमें निम्नलिखित ढंग से दिखा सकते हैं। अंग्रेजी ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। हिंदी खाना, पीना। बंगला खाना, खाना। इस उदाहरण से हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि हिंदी अंग्रेजी से और बंगला हिंदी व अंग्रेजी दोनों से शब्द भंडार की दृष्टि से निर्धन है। यह केवल इस बात का सूचक है कि हर भाषा समाज के अलग अलग अनुभव हैं और अलग अलग संकल्पनाएं हैं। भारतीय भाषाओं में ऐसे भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जहां एक शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग अर्थ हैं। संस्कृत से लिया गया शिक्षा शब्द हिंदी और मराठी दोनों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। हिंदी में इसका संबंध पढ़ने लिखने से है तो मराठी में दंड से तमिल में कल्याण शब्द विवाह के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो हिंदी में इसका संबंध किसी का भला होने से है। शब्द और अर्थ का यह यादृच्छिक संबंध, शब्द की अनेक अर्थ छवियां, अर्थ का संदर्भ सापेक्ष व अनुभवजन्य होना किसी भी अनुवादक के लिए एक चुनौती है। यह चुनौती और भी दुष्कर हो जाती है जब हम शब्द के लाक्षणिक और अलंकारिक प्रयोगों की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयोग पूर्ण रूप से समाज विशेष की संस्कृति से जुड़े होते हैं। शरीर को मिट्टी का बना हुआ मानना भारतीय भाषाओं में अर्थपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह हमारी दार्शनिक विचारधारा से जुड़ा है। संस्कृति के अतिरिक्त अर्थ के लिए अन्य संदर्भ भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे पानी को H2O कहना विज्ञान के संदर्भ में तो अर्थपूर्ण है, पर साधारण व्यक्ति के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है।
यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है। वह यह है कि शब्द के रूप में भी परिवर्तन आता है, पर इस परिवर्तन की गति धीमी है और दायरा बहुत सीमित, लेकिन अर्थ परिवर्तन की गति तीव्र है और इसका क्षेत्र व्यापक। अर्थ का विस्तार होता है, संकुचन होता है, अर्थ का उत्कर्ष होता है और अपकर्ष भी होता है। यहाँ हम सभी स्थितियों के कुछ उदाहरण लेंगे। अर्थ विस्तार। तेल का प्रयोग संस्कृत में केवल तिल के सार के लिए होता था, पर आज हम मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों आदि से लेकर मिट्टी के तेल तक की बात करते हैं। स्याही केवल स्याह यानी काली होती थी, पर आज लाल, हरी, नीली सभी तरह की स्याही होती है। अर्थ संकोच। मृग संस्कृत में पशु का वाचक था, पर आज मृग का प्रयोग केवल एक पशु विशेष यानी हिरण तक सीमित रह गया है। संगम शब्द किसी समय मिलन का या मिलाप का परिचायक था, पर आज हम संगम को केवल नदियों के मिलन स्थल के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थोत्कर्ष। संस्कृत में मुग्ध शब्द से मूढ़ या मूर्ख का अर्थ लिया जाता था, पर आज मुग्ध का अर्थ मोहित होना या प्रसन्न होना है। अर्थ परिवर्तन की एक स्थिति वह भी है जहां शब्द का मूल अर्थ पूर्णतः समाप्त हो जाता है और एक नया अर्थ प्रयोग में आने लगता है। अवतार शब्द संस्कृत में नीचे उतरने के अर्थ का द्योतक था, जैसे गंगा धरती पर अवतरित हुई, पर अब अवतार का अर्थ है भगवान द्वारा भौतिक शरीर धारण करना। संस्कृत के दुर्लभ और हिंदी के दूल्हा शब्द में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, पर यह सत्य है कि हिंदी में दूल्हा शब्द संस्कृत के दुर्लभ से ही विकसित हुआ है। सारांश में अर्थ विज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और अर्थ तत्व किसी भी भाषा का केंद्र बिंदु है। अर्थ को ठीक से समझने के लिए हमें उसे संप्रेषण की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में रखकर देखना होगा। 1. 45 प्रोक्ति डिस्कोर्स। भाषा को समाज के संदर्भ में परिभाषित करने वाले विद्वान प्रोक्ति को भाषा की आधारभूत इकाई के रूप में लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भाषा का अर्थ है भाषा प्रयोग और भाषा प्रयोग का अर्थ है संप्रेषित की विभिन्न स्थितियां। जब भी हम कुछ कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, तो हमारे सम्मुख एक श्रोता या पाठक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपस्थित रहता है। आत्मकथा इसका अपवाद हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हम जो भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं वह विचार रूप में हमारे मानस पटल पर उभरता है। उस विचार को हम श्रोता बटा पाठक, देश, काल आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा के माध्यम से कोडीकृत करते हैं। उस विचार या भाव को एक शब्द या एक वाक्य के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है, और कभी उसके लिए हमें एक से अधिक वाक्यों की आवश्यकता होती है। इन वाक्यों में कुछ अपूर्ण वाक्य भी हो सकते हैं और कुछ लंबे लंबे जटिल वाक्य भी। विचार अपने लिए शब्द और वाक्य संरचना स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान भाषा के विश्लेषण के लिए वाक्य को आधारभूत इकाई के रूप में स्वीकार नहीं करता। जिस वाक्य की बात आज तक भाषा वैज्ञानिक या व्याकरण करते आए हैं, वह एक आदर्श वाक्य है जो व्याकरण पढ़ने पढ़ाने को लिए तो प्रयोग में लाया जा सकता है, पर साधारण बोलचाल में संप्रेषण के संदर्भ में उसका औचित्य प्रमाणित करना कठिन है। कोई भी वाक्य संदर्भ रहित नहीं होता। संप्रेषण की किसी भी स्थिति में श्रोता और वक्ता को उस विषय के बारे में पूर्व अनुभव होता है। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए। वक्ता और श्रोता संप्रेषण की किसी भी घटना के दौरान जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वे उस संदर्भ विशेष में उन सभी शब्दों और वाक्यों के अर्थ के विषय में सहमत रहते हैं। यानी यदि वक्ता फल शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो श्रोता संदर्भ से परिचित होने के कारण जान जाएगा कि वहाँ फल परिणाम का द्योतक है या खाने वाले पदार्थ का, या फिर वक्ता का यह कथन कि कने अपनी दुकान बढ़ा दी इस बात का संकेत देना है कि श्रोता दुकान बढ़ाने के अर्थ से भलीभांति परिचित है। यहाँ दुकान बढ़ाने का अर्थ एक संस्कृति विशेष के संदर्भ में ही समझा जा सकता है
उपर्युक्त समस्त जानकारी वाक्य की नहीं वरन प्रोक्ति का अंग है। अत प्रोक्ति ही वह इकाई है जिसे हम भाषा की आधारभूत इकाई मान सकते हैं। प्रोक्ति की संरचना वाक्य की संरचना से भिन्न है। वक्ता बटा लेखक अपना अभीष्ट अर्थ श्रोता पाठक तक पहुंचाने के लिए अनेक युक्तियों का सहारा लेता है। वे युक्तियां इस प्रकार हैं। भाषेतर युक्तियां सही शब्द और वाक्यों के चुनाव के अतिरिक्त वक्ता के स्वर में उतार चढ़ाव, अक्षरों और शब्दों पर जोर देना, वाक्यों को अधूरा छोड़ देना या केवल मौन रह जाना, शब्द या वाक्यांशों को रेखांकित कर देना, विराम चिन्हों का प्रयोग करना प्रेषक संप्रेषण व्यापार में अपनाता है। ये युक्तियां श्रोता या पाठक को भिन्न भिन्न सूचनाएं देती हैं, जैसे संदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, वह कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है। श्रोता बटा पाठक की जिज्ञासा बनाए रखने के लिए भी प्रेषक इन युक्तियों का सहारा लेता है। प्रोक्ति के वाक्यों में तारतम्यता प्रोक्ति के वाक्यों को तर्क संगत ढंग में जोड़ने के लिए प्रेषक विभिन्न भाषिक युक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे सर्वनामों का प्रयोग, संयोजकों जैसे क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, लेकिन आदि का प्रयोग, पुनरावृत्ति का प्रयोग इत्यादि। इन सभी का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि प्रोक्ति विशेष के वाक्य एक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़कर पाठक बटा श्रोता तक अभीष्ट संदेश को पहुंचाएं। 3. वाक्य शब्द क्रम प्रोक्ति के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों में शब्द क्रम संदेश के मूल भाव के अनुसार होता है। एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करेंगे। अच्छा रहने दो, मुंह से अशुभ मत निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो कोसने लगते हो। अनुवाद करते समय यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि प्रोक्ति की संकल्पना अनुवाद कार्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रोक्ति संदेश की विषय वस्तु और भाषा संरचना दोनों को अपने में समेटे हैं। 1. 5 संप्रेषण व्यापार एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव के लिए संप्रेषणीयता की अनिवार्यता के विषय में दो मत नहीं हो सकते। अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना मनुष्य स्वतः ही सीख जाता है। अपनी बात को कह देने मात्र से उसे संतोष नहीं होता, वह चाहता है कि श्रोता उसके संदेश के माध्यम से उसकी अनुभूति की गहनता और भावों की तीव्रता को समझे और साथ ही अनुभव भी करे। यही कारण है कि अपने संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए वह भाषेतर माध्यमों का सहारा भी लेता है। स्वर में उतार चढ़ाव, शारीरिक चेष्टाएं, चेहरे के हाव भाव सभी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। दूसरी ओर श्रोता भी अपनी भूमिका भलीभांति समझता है। वक्ता द्वारा प्रेषित संदेश में कितनी जानकारी उसके लिए उपयोगी है, वह उतनी ही जानकारी की ओर ध्यान देता है। उसके कान बड़ी ही अनुपयोगी अंशों की काट छांट कर देते हैं। कुशलता से यह सही है कि संप्रेषण व्यापार मनुष्य की ही बपौती नहीं है, पशु पक्षी भी एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इस क्षेत्र में अनेक शोध कार्य हो चुके हैं और किए भी जा रहे हैं। मधुमक्खियां वृत्ताकार ढंग से उड़ते हुए भिनभिनाती हुई यह संदेश देती हैं कि पराग का भंडार किस दिशा में उपलब्ध है। हाथी, बंदर आदि पशु अपनी आवाज द्वारा अपने अन्य साथियों को खतरे के प्रति सावधान करते हैं। चिंपांजी और डॉल्फिन्स की संप्रेषण क्षमता को लेकर तो कई अध्ययन किए जा चुके हैं, लेकिन संप्रेषण के ये सभी ढंग भाषिक संप्रेषण से भिन्न हैं। हम यह देख चुके हैं कि भाषा इन सभी माध्यमों की अपेक्षा अत्यंत सशक्त है और समय व स्थान के बंधनों से मुक्त है। पत्र या दूरभाष के माध्यम से हम हजारों मील दूर बैठे अपने मित्र से अपनी बात कह सकते हैं। सभी संप्रेषण संघटनाओं का एक सामाजिक संदर्भ होता है। संदर्भ की जानकारी के बिना प्रेषित संदेश को समझना अत्यंत कठिन है।
संप्रेषण संघटना के तात्कालिक संदर्भ को जानने से पहले उस समाज विशेष की संरचना और उसके सदस्यों में परस्पर व्यवहार विनिमय की व्यवस्था के नियमों को समझना अत्यंत आवश्यक है। इस बात से हम सभी परिचित हैं कि इस संदर्भ में प्रत्येक समाज की निजी आचार संहिता होती है और उस समाज विशेष में संप्रेषण व्यापार इसी आचार संहिता के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। समाज के किस सदस्य को संबोधित करते समय उसके नाम से पहले श्री श्रीमती या नाम बटा संबोधन के पश्चात जी का प्रयोग करना है, किसे हम तू कहकर संबोधित कर सकते हैं, किसके साथ हम अनौपचारिक शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें हमारे व्यक्तिगत चयन का प्रश्न नहीं हैं। समाज विशेष का सदस्य होने के नाते हमें संप्रेषण संबंधी ये नियम सीखने होते हैं। संप्रेषण व्यापार तभी संभव होता है जब समाज विशेष के सभी सदस्य इन नियमों से परिचित हों और संप्रेषण में इन नियमों का पालन करते हों। केवल भाषा की संरचना, ध्वनि, वाक्य, अर्थ संबंधी मात्र जान लेने से कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में एक सफल वक्ता या श्रोता नहीं माना जा सकता। साधारणतः संप्रेषण के लिए निम्नलिखित का होना आवश्यक है। प्रेषक सेंडर जो वक्ता भी हो सकता है और लेखक भी। प्रापक रिसीवर जो श्रोता भी हो सकता है और पाठक भी। 3 संदेश जिसे प्रेषक प्रापक तक पहुंचाता है। 4 माध्यम चैनल मौखिक या लिखित भाषा। 1.5 एक संप्रेषण की प्रक्रिया। प्रेषक जो भी संदेश देने जा रहा है उसका पूरा विश्लेषण पहले मस्तिष्क में होता है। विश्लेषण के बाद मस्तिष्क यह संदेश वाक अवयवों को भेजता है। हमारे वाक अवयव फेफड़े, गला, जीभ, तालव्य, दांत, ओठ आदि मस्तिष्क द्वारा भेजे संदेश का कोडीकरण कोडिफाइंग करते हैं, अर्थात उसे ध्वनियों में परिवर्तित करते हैं। श्रोता इस कोडीकृत संदेश को कानों के माध्यम से ग्रहण करता है, संदेश फिर उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां वह इस संदेश का विकोडीकरण डिकोडिफाइंग करता है, अर्थात संदेश की ध्वनियों को अर्थपूर्ण इकाइयों में परिवर्तित करता है। संप्रेषण व्यापार में प्रेषक और प्रापक बारी बारी अपनी भूमिकाएं बदलते जाते हैं। यानी प्रेषक से संदेश प्राप्त करने के बाद प्रापक को प्रेषक की भूमिका निभानी पड़ती है और वह उस संदेश के जवाब में अपना संदेश प्रेषक तक, जो अब प्रापक है, पहुंचाता है। कोडीकरण और विकोडीकरण की ये संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट्स अनुवाद के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में संदेश को 3 स्तरों से गुजरना पड़ता है। प्रेषक द्वारा संदेश को सफलतापूर्वक प्रापक तक पहुंचाना, प्रापक द्वारा संदेश में निहित उचित अर्थ को समझा जाना और संदेश में निहित अर्थ को ठीक ढंग से समझकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया जाना। इसका अर्थ यह हुआ कि संप्रेषण की इस प्रक्रिया में अर्थ की कई संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे प्रेषक द्वारा इच्छित अर्थ यानी प्रेषक वास्तव में जो कहना चाहता है, शाब्दिक अर्थ यानी जो प्रेषक ने कहा, और प्रापक द्वारा गृहीत अर्थ यानी प्रापक ने सुनने के पश्चात उस संदेश का जो अर्थ निकाला। साधारणतः जो प्रेषक कहना चाहता है वह वही कहता है और प्रापक उसे अपेक्षित से समझता है, इसीलिए संप्रेषण प्राय सुचारू रूप से चलता रहता है। जब ऐसा नहीं होता तो संप्रेषण में गतिरोध आ जाता है। 1.5 2 संप्रेषण का सामाजिक संदर्भ। अपनी बात कह देना और दूसरों की बात को सुन लेना एक बहुत ही सरल और साधारण क्रिया लगती है, लेकिन हम जो कुछ भी कह सुन रहे हैं वह न तो आकस्मिक है और न ही उसमें हमारे व्यक्तिगत चयन की गुंजाइश है। हमारे समस्त संप्रेषण व्यापार की पृष्ठभूमि में समाज के नियमों की वह आचार संहिता सक्रिय रूप से काम करती रहती है, जिसे हमने वर्षों समाज के सदस्य के रूप में सीखा है। हम कब, किससे, कहाँ और किस विषय में बात कर रहे हैं, जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, संप्रेषण व्यापार को समझ नहीं पाएंगे।
हम इन सभी प्रश्नों को एक एक करके लेंगे और संप्रेषण में उनकी भूमिका को समझेंगे। कौन किससे बात कर रहा है? इस संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं अपेक्षित हैं। वक्ता और श्रोता के बीच सामाजिक स्तर पर संबंध, उनकी आयु, शैक्षिक योग्यता, लिंग, समाज के स्तरीकरण के संदर्भ में उनका स्थान। हम समाज के अन्य सदस्यों के साथ विभिन्न रिश्तों व संबंधों में बंधे होते हैं। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी आदि बहुत से रिश्तों की भूमिका हमें निभानी पड़ती है। कुछ संबंध औपचारिक होते हैं और कुछ अनौपचारिक। कुछ संबंधों में आत्मीयता और समीपता की अनुभूति छिपी रहती है तो कहीं और दूरी की। संबंधों की यह व्यवस्था हमारे संप्रेषण व्यापार में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। माँ के साथ हमारी आत्मीयता उसे तू या तुम कहकर बुलाने में दिखाई पड़ती है, वही दूसरी ओर पिता को पिताजी कहकर बुलाना और उन्हें आप कहकर संबोधित करना संबंध में दूरी, संकोच, आदर और कहीं कहीं भय का भी परिचायक है। पारिवारिक संबंधों के अतिरिक्त प्रेषक और प्रापक, वक्ता या श्रोता के मध्य अध्यापक और छात्र, मालिक और नौकर, मित्र और मित्र, क्रेता और विक्रेता, डॉक्टर और मरीज आदि न जाने कितने ही संबंध हो सकते हैं। हर संबंध के अनुसार संप्रेषण के अलग अलग नियम होते हैं। संप्रेषण कहाँ हो रहा है? संप्रेषण का परिवेश और परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति दो विभिन्न परिस्थितियों या परिवेशों में भिन्न भिन्न ढंग से व्यवहार करेंगे। उदाहरण के लिए, दो मित्र जिस तरह की भाषा का प्रयोग खेल के मैदान में एक दूसरे के साथ करते हैं, निश्चय ही कक्षा में अध्यापक के समक्ष नहीं करेंगे। आत्मीय और अंतरंग संबंधों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जाता। यह भारतीय समाज के मूल्यों के विरुद्ध समझा जाता है। दो व्यक्ति पारिवारिक परिवेश में जिस भाषा का प्रयोग आपस में करते हैं, उसका प्रयोग सार्वजनिक स्थलों पर करने से हिचकेंगे। एक राजनीतिक नेता का व्यवहार मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रकार का होगा, सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए दूसरा होगा, अपने कार्यालय में किसी काम के संबंध में मिलने आए व्यक्तियों से तीसरा होगा और चुनाव के समय वोट मांगने जाने के लिए चौथा होगा। एक संदर्भ में उसकी भाषा अत्यंत संक्षिप्त, नम्र और संयत होगी तो दूसरे संदर्भ में वह श्रोताओं में उत्साह जगाने के लिए ओजपूर्ण और भावुकतापूर्ण भाषा का प्रयोग करेगा और भाषण को रोचक बनाने के लिए अनेक वृत्तांतों और घटनाओं का सहारा लेगा। ऐसे अनेक उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते रहते हैं। संप्रेषण किस विषय में हो रहा है? संप्रेषण का विषय भी हमारे भाषा चयन को निर्धारित करता है। बाजार भाव के विषय में, किसी फिल्म की चर्चा करते हुए या अपने बचपन का कोई किस्सा सुनाते हुए हमारी भाषा और हमारे बोलने का ढंग एक तरह का होगा, लेकिन किसी साहित्यिक विषय पर बात करते समय हमारी भाषा बिल्कुल बदल जाएगी। विज्ञान से संबद्ध विषयों पर बात करते समय अधिक से अधिक तकनीकी शब्द स्वतः हमारे संभाषण में आ जाते हैं। यही कारण है कि सभी प्रमुख भाषाओं में हर विषय की अपनी एक प्रयुक्ति विकसित हो जाती है, जिसकी शब्दावली ही नहीं वरन वाक्य संरचना भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, आप विधि के लिए प्रयुक्त भाषा देखिए या फिर शेयर बाजार में प्रयोग की जाने वाली भाषा सुनिए। कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उदाहरण लीजिए या फिर क्रिकेट के आंखों देखा हाल के प्रसारण में प्रयुक्त भाषा सुनिए। इन सभी संदर्भों में भाषा के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग होता है। इसकी चर्चा आपको पाठ्यक्रम 04 में मिलेगी। कौन, कहाँ, किससे आदि के प्रश्न अलग अलग नहीं वरन सामूहिक रूप से संप्रेषण के लिए एक परिवेश या संदर्भ की संरचना करते हैं। इनको अलग अलग करके देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि संभाषण के लिए वक्ता और श्रोता भी आवश्यक है, विषय भी आवश्यक है और परिवेश या स्थान भी। संप्रेषण के संदर्भ में अभिव्यक्ति की सीमा। तार द्वारा भेजे गए संदेश
या सेना को कमांडर द्वारा दिए गए संदेश बहुत ही संक्षिप्त होते हैं। यानी थोड़े से शब्द बहुत ही सफलतापूर्वक संदेश का प्रसारण कर देते हैं। यदि हम इन विशेष संदर्भों को छोड़ भी दें तो हमारी दिन प्रतिदिन के जीवन में भी ऐसे बहुत से अनुभव आते हैं जहां संभाषण के लिए कम से कम शब्दों की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए किसी अप्रिय घटना के संदर्भ में जब हम सहानुभूति या शोक प्रकट करते हैं तो हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम थोड़े से थोड़े शब्दों में अपनी बात कहें। लेकिन इसके विपरीत किस्सा कहानी कहते समय यदि आप संक्षिप्त होने का प्रयत्न करेंगे तो श्रोता का पूरा उत्साह और जिज्ञासा खत्म हो जाएगा। संभाषण में विस्तार या संक्षिप्तता इस बात पर भी निर्भर करती है कि श्रोता को संभाषण के विषय में पूर्व ज्ञान कितना है। हम इस बात से परिचित हैं कि साधारण बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों की संरचना उन वाक्यों की संरचना से भी भिन्न होती है जिनका प्रयोग हम व्याकरण के संदर्भ में करते हैं। संप्रेषण के संदर्भ में प्रायः अधूरे वाक्य सुनने को मिल जाएंगे या एक ही शब्द के माध्यम से पूरी बात कह दी जाएगी। यहाँ कुछ उदाहरण लेते हैं। प्रश्न: यह मकान किसका है? उत्तर: सुनील का। प्रश्न: सुनील जो तुम्हारे साथ पढ़ता था? उत्तर: हाँ वही। प्रश्न पर वह तो सुना था कि? उत्तर: हाँ वह कुछ समय के लिए अमेरिका चला गया था। संप्रेषण के संदर्भ में यह संभाषण अर्थपूर्ण भी है और स्वाभाविक भी। यदि हम इस संभाषण में प्रयुक्त इकाइयों का वाक्य के नियमों के अनुसार विश्लेषण करेंगे तो अधिकांश वाक्य इसमें अधूरे ही कहे जाएंगे। अत शाब्दिक घटना स्पीच इवेंट को संप्रेषण व्यापार की आधारभूत इकाई मानना अधिक उचित होगा। एक संदर्भ विशेष में घटित होने वाली इन शाब्दिक घटनाओं का समूह प्रोक्ति डिस्कोर्स की संरचना करता है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण की संकल्पना वाक्यबंध के रूप में की जाती है और वाक्यबंध का विश्लेषण करने के लिए हम शाब्दिक घटना को मूल इकाई मानकर चलते हैं, ऐसे ही जैसे वाक्य को व्याकरण की आधारभूत इकाई मानते हैं। संप्रेषण व्यापार इन शाब्दिक घटनाओं की एक क्रमिक श्रृंखला है। इसका विस्तार या संकुचन वक्ता और श्रोता की इच्छा पर निर्भर करता है। संप्रेषण व्यापार का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम अधिक विस्तार में न जाकर केवल इतना ही समझेंगे कि संप्रेषण के किसी भी संदर्भ में वाक्यबंध को आरंभ करने के लिए या उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए वक्ता और श्रोता कई प्रकार की युक्तियों, स्ट्रैटेजीज और तकनीकों का सहारा लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितनी जानकारी प्राप्त करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति कितनी जानकारी देना चाहता है, दोनों ही व्यक्ति इसका ध्यान रखते हुए अपनी शाब्दिक घटनाओं का चयन करेंगे। ऐसी स्थिति में जब संप्रेषण व्यापार दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य चल रहा हो तो किस व्यक्ति को कौन सी जानकारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इसके भी बहुत से ढंग हैं। ऐसा अनेक बार बहुभाषी समाज में होता है। यहाँ एक उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में रहने वाले तमिल परिवार के घर कोई हिंदी भाषी अतिथि आता है। परिवार के सभी सदस्य हिंदी या अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें अपने अतिथि से बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जो अतिथि के लिए जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ परिवार के सदस्य हिंदी या अंग्रेजी न बोलकर तमिल बोलने लग जाते हैं। इसी संदर्भ में कूट भाषा का उदाहरण भी लिया जा सकता है। बनारस के पंडे ग्राहक को फंसाने के लिए आपस में जिस कोड का प्रयोग करते हैं वह हिंदी होते हुए भी हिंदी भाषियों की समझ से बाहर की बात है। सारांश यह निकला कि संप्रेषण व्यापार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और जटिल भी। यहाँ केवल भाषा के नियम ही काम नहीं करते वरन मानव के चेतन और अवचेतन मन की जटिलताएं और सामाजिक संरचना की व्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं। 1. 6 भाषा का सामाजिक संदर्भ।
भाषा और समाज के बीच का संबंध अन्योन्याश्रित है। भाषा समाज में जन्म लेती है और समाज ही उसका व्यवहार क्षेत्र है। दूसरी ओर भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विभिन्न समाजों के लोग इस दृश्य जगत को अलग अलग ढंग से देखते हैं, अलग अलग ढंग से इसमें व्यवहार करते हैं और इस दृश्य जगत के विषय में उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं। वही भिन्नता विभिन्न भाषाओं की संरचनागत व्यवस्था में भी परिलक्षित होती है। दूसरे शब्दों में भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार परस्पर सापेक्ष तथ्य हैं। भाषा की संरचनागत व्यवस्था को हम भाषा व्यवहार के द्वारा ही सीखते हैं। यानी भाषा व्यवहार के नियम भाषा व्यवस्था पर आरोपित नहीं है, वरन उसमें अंतर्निहित हैं। भाषा संबंधी यह तथ्य एक ओर भाषा की प्रतीक व्यवस्था के समाज सापेक्ष होने का परिचायक है, तो दूसरी ओर इसके प्रयोगकर्ता मानव के सामाजिक प्राणी होने का। अथ भाषा को समाज के संदर्भ में समझने के लिए हम भाषा के विभिन्न प्रकारों फंक्शंस के विषय में जानेंगे और इन प्रकारों के आधार पर भाषा के जो विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। पर इस विषय में आगे जाने से पहले हम उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसके संदर्भ में हम भाषा के प्रकारों और प्रकारों की बात करने जा रहे हैं। यहाँ हमारा तात्पर्य भारतीय समाज से है। हम सभी यह जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 18 ऐसी प्रमुख भाषाएं हैं जिन्हें संविधान के 8वें अनुच्छेद में मान्यता दी गई है। इन 18 भाषाओं में साहित्य की लंबी परंपरा है, अधिकांश की अपनी लिपि है और अधिकांश भाषाओं के अपने अपने राज्य हैं जहाँ ये प्रमुख भाषाओं के रूप में बोली जाती हैं, जैसे बंगाल में बंगला, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम आदि आदि। इन प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त अनेक क्षेत्रीय बोलियां और जनजातीय भाषाएं भी हैं। भारत के लगभग सभी प्रांतों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यद्यपि संप्रेषण के स्तर पर हमारे देश में इतनी सारी भाषाओं का होना सामान्यतः समस्या का कारण नहीं बना, क्योंकि संप्रेषण की आवश्यकता के अनुसार अधिकांश भारतीय एक से अधिक भाषाओं या एक ही भाषा के अनेक रूपों का प्रयोग कर सकते हैं। देश के लिए या राज्य के लिए भाषा नीति का निर्धारण करने में बहुभाषिकता को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ हम उदाहरण से अपनी दोनों बातें स्पष्ट करेंगे। भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में एक जनजाति है गोंड। गोंड लोग घर पर अपनी या अपनी जाति के अन्य लोगों के साथ गोंडी में बातचीत करते हैं। यदि कोई गोंड किसी भील एक अन्य जनजाति से मिलता है और दोनों गोंडी या भीली भाषा जानते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि वे एक दूसरे की भाषा से परिचित न हों तो उन्हें ऐसी भाषा की आवश्यकता होगी जो दोनों ही जानते हों। इसी क्षेत्र में एक और भाषा है हल्बी, जिसे मध्य प्रदेश की अधिकांश जनजातियां संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करती हैं। अथ इसकी पूरी संभावना है कि यह गोंड व्यक्ति भील के साथ हल्बी में बात करें। यदि गोंड अपने गांव से बाहर निकल शहर में आ जाता है तो वह हिंदी का प्रयोग करने लगता है। स्कूल में वह हिंदी का प्रयोग करता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत में एक व्यक्ति के लिए विभिन्न स्थितियों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग एक सामान्य सी बात है और यही बहुभाषी समाज की आवश्यकता भी है। 1.6 एक भाषा के प्रकार। किसी भी समाज में भाषा को अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती है। इन प्रकारों के आधार पर ही कोई भाषा बहुभाषी समाज में अपना स्थान निर्धारित करती है। भाषा के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। राजभाषा या प्रशासन की भाषा। किसी भी देश में प्रशासन चलाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। एक बहुभाषी देश में किस भाषा को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाए, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे उस भाषा में बोलने वालों का कुल प्रतिशत क्या है, किस क्षेत्र में बोली जाती है,
कितने बड़े क्षेत्र में बोली जाती है? ऐतिहासिक, राजनैतिक और साहित्यिक दृष्टि से उसका क्या महत्व है? आदि। संपर्क भाषा। भाषा की भूमिका संपर्क भाषा के रूप में होती है। ऐसे समाज में जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हों, वहां एक संपर्क भाषा के महत्व को हम सभी समझते हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो केवल संपर्क भाषा का ही काम करती हैं। उनका अस्तित्व केवल तभी तक होता है जब तक दो भिन्न भिन्न भाषा को बोलने वाले समाजों में संपर्क की स्थिति रहती है। ऐसी भाषाएं तकनीकी शब्दावली में पिजिन कहलाती हैं। संरचना की दृष्टि से ये सीमित और सरलीकृत होती है। संचार माध्यम की भाषा। संचार माध्यम संप्रेषण की वह विशिष्ट स्थिति है जिसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें प्रयुक्त भाषा बटा भाषाएं किसी समाज में बहुप्रचलित भाषा बटा भाषाएं होती है। शिक्षा। साक्षरता के पहले चरण से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषा को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। शिक्षा की प्रक्रिया में व्यक्ति भाषा सीखता और भाषा के माध्यम से अन्य विषय सीखता है। साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भाषा के प्रयोक्ता अपनी गहनतम अनुभूतियां और व्यापक जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं। सांस्कृतिक कार्यकलाप किसी समाज के लोक जीवन के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप उनकी अपनी भाषा में होते हैं। इस दृष्टि से लोकगीतों का विशिष्ट महत्व होता है। हर भाषा समुदाय के अपने लोकगीत होते हैं। विभिन्न धर्मों के धार्मिक अनुष्ठानों में शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज का प्रयोग इस बात का परिचायक है कि धर्म भी भाषा का एक मुख्य व्यवहार डोमेन है। 1.6 2 सामाजिक संदर्भ और भाषा की संरचनागत व्यवस्था। किसी भी समाज के नैतिक मूल्य, मान्यताएं, परंपराएं आदि भाषा की विभिन्न अभिव्यक्तियों में परिलक्षित होते हैं। मुख्य रूप से हम यदि किसी भाषा का शब्द भंडार देखें तो उसमें हम उस भाषा समाज के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हिंदी भाषा में पाए जाने वाले अनेक पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्द इस बात का प्रमाण है कि इतिहास के किसी चरण में हिंदी भाषी समाज इन भाषाओं को बोलने वालों के संपर्क में रहा होगा। इन भाषाओं के शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि अब उन्हें पहचानना भी कठिन है। अरबी, फारसी भाषाओं की कुछ ध्वनियां विशेषकर फ और ज़ धीरे धीरे हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में अपना स्थान बनाती जा रही हैं। समाज की भौगोलिक स्थिति, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, जीव जंतु आदि से संबद्ध शब्द उस भाषा विशेष के शब्द भंडार को समृद्ध बनाने में सहायक होते हैं। एस्किमो भाषाओं में यदि बर्फ से संबंधित अनेक शब्द मिलते हैं तो ओडे, अंडमान की एक भाषा में समुद्री जीवों से संबद्ध एक लंबी शब्दावली। किसी भी भाषा में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़ी शब्दावली उस भाषा समाज की प्रगति और विकास की परिचायक है। भाषा में समाज विशेष की संस्कृति से जुड़े भी अनेक शब्द होते हैं। इसके अंतर्गत जन्म, मरण, शादी विवाह आदि से संबद्ध रीति रिवाज, त्योहार, पूजा पाठ, खान पान, पहनावा और न जाने कितनी अनेक वस्तुओं को ले सकते हैं। इस संदर्भ में हम कुछ विशेष शब्दावलियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। रिश्ते नातों से संबंधित शब्दावली। कभी आपने सोचा है कि एक भाषा में चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा आदि शब्दों के लिए दूसरी भाषा में केवल एक ही शब्द अंकल क्यों है? या एक भाषा में मामा और ससुर दोनों के लिए ही मामा शब्द का प्रयोग क्यों होता है? या एक अन्य भाषा में बड़ी बहन और छोटी बहन तथा बड़े भाई व छोटे भाई के लिए तो शब्द हैं पर केवल बहन या भाई के लिए शब्द नहीं हैं। भाषाओं में इन शब्दों का होना या न होना उनकी समृद्धि या दरिद्रता की निशानी नहीं है, वरन यह उस समाज विशेष पारिवारिक ढांचे का परिणाम है।
अधिकांश भाषाओं में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बेटा बेटी संबंधों को बुनियादी संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः इन रिश्तों के परिचायक स्वतंत्र शब्द हर भाषा में मिल जाएंगे। शेष संबंधों के विषय में हर समाज की अपनी अलग व्यवस्था है। इस व्यवस्था का प्रमुख आधार उस समाज में प्रचलित विवाह प्रणाली है। उदाहरण के लिए कुछ समाज बहिर्विवाह प्रथा एक्सोगैमी में विश्वास करते हैं, कुछ अंतर्विवाह प्रथा एंडोगमी में, जैसे मुस्लिम समाज में भाई बहनों के बच्चों में वैवाहिक संबंध मान्य है, जबकि हिंदू समाज में नहीं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में लड़की अपने मामा या मामा के बेटे से विवाह कर सकती है। यही कारण है कि इन भाषाओं में ससुर को भी मामा कहकर संबोधित किया जाता है, और यही कारण है कि यहाँ दादा नाना और दादी नानी के लिए भी अलग अलग शब्द नहीं हैं। दूसरी ओर संयुक्त परिवार के संदर्भ में यदि हम हिंदी भाषा समाज को लें तो पाएंगे कि पिता के माध्यम से बने संबंध माता के माध्यम से बने संबंधों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। संबंधों का महत्व उनके कर्तव्यों और अधिकारों के संदर्भ में समझा जाता है। ये कर्तव्य और अधिकार रिश्ते नातों के संदर्भ में विभिन्न समाजों में अलग अलग ढंग से परिभाषित हैं। यही कारण है कि रिश्ते नाते संबंधी शब्द या तो वर्णनात्मक होते हैं या वर्गीकरणात्मक। वर्णनात्मक शब्द जहाँ रिश्तों के स्तरण में महत्वपूर्ण रिश्तों के परिचायक हैं, वही वर्गीकरणात्मक शब्द रिश्तों के स्तरण में गौण रिश्तों के। हिंदी भाषी समाज में बहन के पति और पत्नी के भाई की अलग अलग भूमिकाएं हैं। अतः इन रिश्तों के परिचायक दो अलग अलग शब्द हिंदी भाषा में हैं, बहनोई, साला, जबकि अंग्रेजी भाषा में दोनों के लिए ही एक शब्द ब्रदर इन लॉ का प्रयोग होता है। पहला उदाहरण वर्णनात्मक वर्ग में आता है तो दूसरा वर्गीकरणात्मक में। रिश्ते नातों का यह प्रयोग अत्यंत जटिल है। हमें केवल इतना जानना है कि संबंधों की यह व्यवस्था भाषा में स्पष्ट दृष्टिगत होती है। रंगों से संबद्ध शब्दावली। इस इकाई के आरंभ में हमने प्रतीकों के यादृच्छिक होने की बात कही थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण किसी भी समाज में प्रचलित रंगों की आधारभूत शब्दावली है। विभिन्न समाजों में समूची रंगावली कलर स्पेक्ट्रम को अलग अलग ढंग से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ अफ्रीकी भाषाओं में इस समूची रंगावली को काला, सफेद और लाल तीन ही रंगों में बांटा गया है। बहुत सी भाषाओं में हरे और नीले रंगों के लिए एक ही शब्द है। उदाहरण के लिए राजस्थान में बोली जाने वाली बागड़ी भाषा में। इसका अर्थ यह हुआ कि रंगावली का यह विभाजन यादृच्छिक है, इसमें कहीं कोई तर्क संगति नहीं है। विश्व की सभी भाषाओं को लिया जाए तो रंगावली में 11 आधारभूत रंगों की बात कही गई है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में इन आधारभूत रंगों की संख्या 3 भी हो सकती है, 5 भी, 8 भी और 11 भी। कभी कभी एक भाषा में एक रंग के लिए दूसरी भाषा में 2, 3 या 4 शब्द मिल जाते हैं। ग्रे रंग को हिंदी में सलेटी या भूरा कहा जाता है। रंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है, रंगों के नाम और उनकी संकल्पनाएं उन प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर निर्धारित होते हैं जिनमें वे रंग विशेष पाए जाते हैं। जैसे बहुत सी भाषाओं में लाल रंग के लिए शब्द रक्त शब्द के आधार पर बना है। किसी भी भाषा में रंगावली का विस्तार इन प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर होता है। आधारभूत शब्दावली के अतिरिक्त ऐसे कितने ही असंख्य रंग हैं जो हमें विभिन्न भाषाओं में मिल जाएंगे। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रकृति के रंगों की भी सीमा नहीं है। गुलाब से गुलाबी, मेहंदी से मेहंदी, गाजर से गाजरी, मूंग से मूंगिया, आसमान से आसमानी, सोना से सुनहरी आदि रंगों की यह शब्दावली व्युत्पन्न शब्दावली कही जाएगी। इसके अतिरिक्त हर भाषा में कुछ ऐसी अभिव्यक्तियां होती हैं जो उसकी सांस्कृतिक मान्यताओं और अंधविश्वासों से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए भारत की बहुत सी भाषाओं में किसी से विदा लेते समय मैं जाता हूं न कहकर मैं आता हूं कहा जाता है।
जाता हूँ अभिव्यक्ति को अशुभ माना जाता है, लेकिन जिस घर में कोई मर जाता है वहां से आते समय जाता हूँ ही कहेंगे। कारण स्पष्ट है कि ऐसा मौका फिर न आए। इसी प्रकार दुकान बंद करने को दुकान बढ़ाना या चूड़ी टूटने को चूड़ी हो जाना कहना भी हमारी मान्यताओं के कारण है। इसका एक और उदाहरण हम मृत्यु के संदर्भ में लेते हैं। लगभग सभी भाषाओं में किसी स्वजन के मर जाने पर वह मर गया जैसी अभिव्यक्ति एक तरह से वर्जित है। वह नहीं रहा, चल बसा, अल्लाह को प्यारा हो गया, न जाने कितने ढंग हैं इस बात को कहने के। युद्ध क्षेत्र में मारे गए सैनिक के लिए शहीद होना या वीर गति को प्राप्त होना जैसी अभिव्यक्तियां हैं। किसी साधु महात्मा के मरने पर पार्थिव शरीर को त्याग देना या समाधि ले लेना जैसे प्रयोग मिल जाएंगे। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, मृत्यु के लिए भाषा में इतने सारे प्रयोगन इस बात का सूचक हैं कि समाज विशेष में मृत्यु की संकल्पना किस तरह से की जाती है। दो, और दूसरी बात यह है कि विभिन्न अभिव्यक्तियां मरने वाले का समाज में क्या स्थान है, इसको भी स्पष्ट करती है। इसी संदर्भ में आम और बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम हिंदी की व्याकरणिक संरचना से भी लेंगे। आप जानते हैं कि हिंदी में मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए तू, तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि इन सर्वनामों के साथ प्रयुक्त क्रिया रूप अलग अलग होते हैं। जैसे तू जाता है, तुम जाते हो, आप जाते हैं। इन नियमों से सभी हिंदी भाषी परिचित हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि तू, तुम और आप प्रयोग द्वारा वक्ता और श्रोता के बीच संबंध, समाज में उनका स्थान, उनकी आयु, शैक्षिक योग्यता और स्तर आदि कितनी ही बातें एक साथ उभर कर आती हैं। अपने से छोटों के लिए अंतरंग व अनौपचारिक संबंधों में प्रायः हम तू का प्रयोग करते हैं, लेकिन औपचारिक स्थितियों में या ऐसे व्यक्ति से जो पद और सामाजिक स्तर की दृष्टि से अपने से बड़ा हो तो हम स्वतः आप का प्रयोग करने लगते हैं। अशिक्षित लोगों में या समाज के निम्न वर्ग के लोगों में तू और तुम का प्रयोग अधिक पाएंगे। इन सर्वनामों का स्थिति और व्यक्ति के अनुरूप प्रयोग हम भाषा सीखने के साथ साथ ही सीख जाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग न केवल श्रोता के व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, वरन इनके प्रयोग द्वारा वक्ता के स्तर के विषय में भी पूरी सूचना मिलती है। उपरोक्त उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि भाषा के प्रयोग में समाज के नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने संरचना संबंधी नियम। भाषा का यह सामाजिक संदर्भ उसे एक संस्था के रूप में प्रतिष्ठित करता है। बच्चे को उसके माता पिता या अन्य स्वजन तथा विद्यालय में शिक्षक भाषा संबंधी व्यवहार आरंभ से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चा इस व्यवहार को सीखकर उस समाज विशेष की सदस्यता के योग्य हो जाए। उसी प्रकार बच्चा भी भाषा संबंधी इस व्यवहार को सीखकर इस सामाजिक संस्था का सदस्य बनना चाहता है। भाषा व्यवहार से संबंधित ये नियम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को धरोहर के रूप में सौंप देती है और भाषा परंपरा की यह धारा अबाध गति से निरंतर बहती रहती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में यह है कि जिस प्रकार कोई भी सामाजिक संस्था समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा और उनके विकास हेतु कार्य करती है, उसी प्रकार भाषा भी हमारी सामाजिक व्यवस्था और हमारी संस्कृति के प्रतिरक्षण के हित में कार्यरत रहती है। एक, साथ भाषा विषयक जानकारी और अनुवाद। भाषा संबंधी इस जानकारी को पढ़ने के पश्चात आपके मन में ये प्रश्न अवश्य आएंगे कि इस जानकारी का अनुवाद कार्य में क्या योगदान हो सकता है। स्वनिम रूपिम प्रोक्ति आदि जटिल संकल्पनाएं अनुवाद कार्य में कैसे सहायक हो सकती हैं? क्या इन्हें जाने बिना अनुवाद कार्य नहीं किया जा सकता? आदि आदि। भाषा और अनुवाद दोनों का उद्देश्य वक्ता बटा लेखक और श्रोता बटा पाठक के बीच संप्रेषण स्थापित करना है। अनुवाद में दो भाषाएं शामिल होती हैं।
अत अनुवाद विषयक कोई भी विश्लेषण भाषा और संप्रेषण प्रक्रिया की जानकारी के बगैर नहीं हो सकता। भाषा विषयक यह जानकारी हमें भाषा की प्रकृति और भाषा के व्यवहार को समझने में सहायक होती है। यहाँ केवल यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि भाषा के मर्म तक पहुँचने के लिए भाषा को उसकी संपूर्णता में समझना होगा। भाषा की सभी इकाइयों जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि को अलग अलग से समझना होगा। ही साथ ही यह भी समझना होगा कि ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हैं कि एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। हम यह भी जानते हैं कि भाषा का प्रयोग किसी संदर्भ में ही होता है। अतः भाषा की संरचना में सम्मिलित इकाइयों का चयन हम संदर्भ के अनुरूप ही करते हैं। यानी अपने विचारों को भाषा का ताना बाना पहनाने के लिए हम एक और विषय वस्तु और दूसरी ओर श्रोता बटा पाठक, परिस्थिति आदि का ध्यान रखते हैं। अतः भाषा को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने पर एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है, वह यह है कि ऐसी स्थिति में शाब्दिक अनुवाद, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। मात्र शब्दकोश की सहायता से अनुवाद कर पाने का विचार तर्कहीन भी है और हार्यापद भी, क्योंकि यदि भाषा एक जटिल तथ्य है तो निश्चय ही अनुवाद की प्रक्रिया उससे भी कहीं अधिक कठिन होगी, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो भाषाएं सम्मिलित हैं। संप्रेषण के विषय में बात करते हुए हमने कोडीकरण और विकोडीकरण की बात कही थी। यहाँ यह दोनों प्रक्रियाएं और स्पष्ट हो जाएंगी। अनुवाद निश्चय ही संप्रेषण का एक रूप है। अनुवाद की प्रक्रिया में एक ही संदेश दो बार कोडीकरण और विकोडीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरता है। मूल कृति का लेखक अपने विचारों को संदर्भ के अनुकूल भाषा का चयन करते हुए अभिव्यक्त करता है। लेखक द्वारा विचारों को भाषा में बांधना कोडीकरण की पहली स्थिति है। अनुवादक मूल कृति के संदेश को समझने के लिए संदेश की भाषा का संदर्भगत विश्लेषण करते हुए वापस लेखक के विचारों तक पहुंचने की कोशिश करता है। यह विकोडीकरण की पहली स्थिति है। मूल कृति के संदेश को उचित ढंग से समझ लेने के पश्चात अनुवादक उसे लक्ष्य भाषा के संदर्भ के अनुरूप भाषा का चयन करते हुए अभिव्यक्ति देता है। यह कोडीकरण की का निर्वाह। दूसरी स्थिति हुई, पाठक अनुदित कृति की भाषा के माध्यम से अनुवादक द्वारा प्रस्तुत संदेश को समझने का प्रयत्न करता है, यानी वह अनुदित संदेश के माध्यम से अनुवादक के विचारों तक, जो मूल रूप से स्रोत भाषा के लेखक के विचार हैं, पहुंचने की कोशिश करता है। यह विकोडीकरण की दूसरी स्थिति है। यहाँ संदर्भ से तात्पर्य भाषा विशेष के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से है। अनुवाद की इस पूरी प्रक्रिया से एक बात अवश्य ही स्पष्ट है कि अनुवादक को एक ही संदेश को दो विभिन्न परिवेशों में बारी बारी से जीना पड़ता है। एक ओर उसे स्रोत भाषा के संदेश के तथ्यों की रक्षा करते हुए उसकी प्रामाणिकता करना होता है, तो दूसरी ओर वह यह भी सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य भाषा के पाठक के लिए यह संदेश न केवल बोधगम्य हो बल्कि उसे पढ़ने में लक्ष्य भाषा के पाठक को मूल कृति जैसा आनंद भी मिले। एक कुशल अनुवादक इस प्रकार अनुवादक का नहीं वरन मूल लेखक का स्वर मुखरित करता है। अतः अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह भाषा और भाषा विज्ञान तथा अनुवाद व अनुवाद तकनीकों से भली भांति परिचित हो। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, वह यह है कि विज्ञान और तकनीकी के इस युग में अनुवाद एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है जिसके द्वारा किसी भी नई खोज या नई उपलब्धि की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान व तकनीक विषयों से संबद्ध जानकारी मूल रूप में कम ही मिलती है। अतः यह अनुवादक का उत्तरदायित्व है कि वह इस जानकारी को अनुवाद रूप में अन्य भाषा भाषियों तक पहुंचाए। यही नहीं बल्कि पाठकों के बौद्धिक स्तर का ध्यान रखते हुए वह अनुदित सामग्री का स्तर भी सुनिश्चित करे।
उसका पाठक स्कूल का छात्र है, या शोध में लगा विद्यार्थी, या फिर आम आदमी, वह इन सभी के बौद्धिक स्तर और आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। ऐसा वह तभी कर पाएगा जब उसे विषय के साथ साथ भाषा की भी अच्छी जानकारी होगी। पाठकों के स्तर के अनुसार भाषा का चयन वह तभी कर पाएगा जब वह भाषा विशेष के विकल्पों से परिचित होगा। सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक में किसी भी भाषा की समृद्धि का अंकन केवल उसकी मूल कृतियों से ही नहीं किया जाता, उसमें अनुदित कृतियां कितनी हैं और उनका स्तर क्या है, यह भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए अनुवाद का उद्देश्य अनुदित कृतियों की संख्या बढ़ाना नहीं, वरन अनुवाद के माध्यम से भाषा विशेष के पाठकों को विभिन्न विषयों पर जानकारी भी उपलब्ध कराना है। 1.8 भाषा संरचना और अनुवाद। यदि अनुवाद के द्वारा हम स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में लगभग उसी सुंदर ढंग से और उसी प्रभावशाली ढंग से उतारना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें संदेश के रूप, फॉर्म से नहीं बल्कि उसमें निहित अर्थ से आरंभ करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भाषाओं में एक ही बात को कहने का ढंग बिल्कुल अलग अलग हो। यह बात केवल संभावना की नहीं है। दोनों भाषाओं के अपने अलग अलग परिवार हैं, यह सही है कि उन परिवारों के सदस्य ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि ही हैं, पर उनका स्वरूप, उनका व्यवहार परस्पर भिन्न होता है। अनुवादक जब तक इन भिन्नताओं को नहीं समझेगा, अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। इस बात को हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। दोनों भाषा में समान लगने वाले शब्द अर्थ ही नहीं वरन व्याकरण की कोटि की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। एक उदाहरण के लिए, ही वर्क्स हार्ड, ही टेक्स हिज वर्क सीरियसली। अंग्रेजी में वर्क शब्द क्रिया, पहले वाक्य में भी है और संज्ञा भी, दूसरे वाक्य में, लेकिन हिंदी में यह केवल संज्ञा है। क्रिया रूप में इसका प्रयोग करने के लिए हमें इसके साथ करना का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से इंपोर्ट, प्रेजेंट, वेट, लव और न जाने कितने ही अन्य शब्द अंग्रेजी में संज्ञा और क्रिया दोनों की भूमिका निभाते हैं, पर हिंदी में केवल संज्ञा है और इन्हें क्रिया बनाने के लिए करना का प्रयोग आवश्यक है। संज्ञा या विशेषण से क्रिया विशेषण बनाना या क्रिया से संज्ञा या विशेषण बनाना, इसके भी दो भाषाओं में अलग अलग ढंग है और सीमाएं भी। जैसे अंग्रेजी में संज्ञा या विशेषण में इन प्रत्यय जोड़ने से क्रिया शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे वाइड, वाइडेन, शॉर्ट, शॉर्टन, लेंथ, लेंथन। यही नहीं, इन संज्ञा या विशेषणों के आरंभ जुड़कर भी क्रिया शब्द बना देता है, जैसे इनलार्ज, इनलिस्ट आदि। इन प्रत्यय क्रिया के पूर्ण भूतकालिक रूप में फिर से क्रिया को विशेषण बना देता है, जैसे ब्रोकन, वी, अ ब्रोकन ग्लास, एडजेक्टिव, स्टोलन, वी, अ स्टोलन बुक, एडजेक्टिव। और ऐसे भी उदाहरण हैं जब इन शब्द के आगे पीछे दोनों ओर भी लग सकता है, जैसे इनलाइटर। इन उदाहरणों से एक तो भाषा विशेष में शब्द निर्माण की प्रक्रिया का पता चलता है, और दूसरी ओर इन, जिसे हम शब्द की संज्ञा तो नहीं दे सकते क्योंकि इसका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं है, पर रूपिम इसे अवश्य कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में कितने प्रकारे कर सकता है, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। हिंदी में यदि अर्थ को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के उदाहरण लेने हों तो एक दूसरी व्यवस्था को जानना होगा। इन अधिकांश उदाहरणों के लिए हमें स्वतंत्र रूपिम का प्रयोग करना होगा, जैसे शॉर्टन के लिए छोटा करना, लेंथन के लिए लंबा करना या ब्रोकन के लिए टूटा हुआ, स्टोलन के लिए चुराया हुआ आदि। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा में एक व्याकरणिक कोटि से दूसरी कोटि बनाने का चलन नहीं है। इसके बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे, जैसे क्रिया से संज्ञा बनाने के, लिखना, लिखाई, सीना, सिलाई, रोना, रुलाई। विशेषण से संज्ञा बनाने के, चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई। यहाँ आप देखेंगे कि एक ही प्रत्यय आई का प्रयोग विशेषण और क्रिया और दोनों के साथ करके संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ एक भाषा में मूल शब्द संज्ञा हैं,
और उससे बनाया गया शब्द विशेषण और दूसरी भाषा में इसके बिल्कुल विपरीत। उदाहरण के लिए हिंदी में दया शब्द मूल संज्ञा है और दयालु इससे बनाया गया विशेषण, जबकि अंग्रेजी में काइंड शब्द विशेषण है और काइंडनेस इससे बनाया गया संज्ञा शब्द। अंग्रेजी में विशेषण शब्दों में एलवाय प्रत्यय लगाकर क्रिया विशेषण बनाना एक सामान्य सी बात है, जैसे ब्लाइंड, ब्लाइंडली, वाइड, से, वाइडली, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंगली। लेकिन हिंदी में क्रिया विशेषण या तो स्वतंत्र रूप से आते हैं या फिर संज्ञा शब्दों के सहयोग से बनाए जाते हैं, जैसे जल्दी, तेज, धीरे या फिर नम्रता से, पोलाइटली, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली। इसी प्रकार यदि हम हिंदी के प्रसर्गों जैसे को, में, से, का, ने आदि तथा अंग्रेजी की प्रीपोजिशंस टू, फॉर, फ्रॉम एक्सेट्रा को लें तो इनके प्रयोग में भिन्नता मिलेगी। सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि हिंदी में इनका प्रयोग संज्ञा के बाद होता है, जैसे राम ने, श्याम को, उससे, और अंग्रेजी में संज्ञा से पहले, टू राम, फ्रॉम श्याम, फॉर हिम। दोनों भाषाओं में इनके प्रयोग में भिन्नता के कुछ उदाहरण देखिए। He came to my shop. वह मेरी दुकान पर में आया। She sat in a chair. वह कुर्सी पर बैठी। On the Wednesday of April, पहली अप्रैल को प्रसर्ग या प्रीपोजिशन व्याकरण की दृष्टि से तो दोनों भाषाओं में एक सा ही कार्य करते हैं, यानी संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध बताते हैं, पर उपरोक्त उदाहरणों से यह अवश्य पता चलता है कि जो संबंध हिंदी में पर द्वारा दिखाया जा रहा है वही अंग्रेजी में टू द्वारा। कभी कभी एक भाषा में इन संबंधों को दिखाने के लिए प्रसर्ग प्रीपोजिशन अनिवार्य होता है तो दूसरी में नहीं, जैसे किसी डॉक्टर को बुलाओ, कॉल अ डॉक्टर, कहानी की किताब, अ स्टोरी बुक, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, या फिर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। स्कूल 2 दिन बंद रहेगा, द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर 2 डेज। प्रत्येक भाषा के वाक्यों में शब्द क्रम भी अलग अलग होता है, यदि हम उस क्रम से परिचित नहीं होंगे तो अनुवाद में समस्या आ सकती है। अंग्रेजी में कर्मवाचक वाक्य प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डन बाय मी, इटिंग बाय मी, रीड बाय मी आदि आदि, पर भारतीय भाषाओं में इस तरह की संरचनाओं का प्रयोग बहुत सीमित रूप से होता है, यानी मेरे द्वारा खाया गया, किया गया या पढ़ा गया आदि बहुत कृत्रिम प्रयोग लगते हैं। हिंदी या अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में औपचारिक स्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग अवश्य मिल जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, निदेशक द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे, या फिर अंग्रेजी के पूर्ण भूत या पूर्ण वर्तमान कालिक प्रयोगों के लिए हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक उपयुक्त लगता है, जैसे ही हैज गॉन वह चला गया, आई हैव रेड द बुक मैंने किताब पढ़ ली। हिंदी तथा अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि की पुनरावृत्ति का व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रयोग साहित्य में भी उतना ही होता है जितना साधारण बोलचाल में। कुछ उदाहरण देखिए। उन्होंने आज मुझसे साफ साफ कह दिया। रास्ते में भी रह रह कर उसके कलेजे में हुक सी उठती थी। वहां पहुंचते पहुंचते 12 का अमल हो आया। तीनों उदाहरण प्रेमचंद की कर्मभूमि से हैं। या फिर कैंप कैंप उठता अंतर आंखें आती भर भर, सुमिश नंदन पंत। इस तरह के पुनरुक्तिप्रक प्रयोगों का चलन अंग्रेजी में नहीं है, यद्यपि हम भारतीय अंग्रेजी बोलते समय ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, जैसे स्लोली स्लोली, रेड रेड रोजेस आदि, पर अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से ये प्रयोग मान्य नहीं हैं। तीसरे वाक्य में पहुंचते पहुंचते के लिए अंग्रेजी में एक पूरा उपवाक्य कहना पड़ेगा। By the time we reach there। अब कुछ उदाहरण हम शब्द और अर्थ के लेते हैं। हमने कहा था कि कोई भी दो शब्द पूर्णतः समानार्थी नहीं होते, किसी भी भाषा में समान लगने वाले दो शब्द भी प्रयोग की दृष्टि से भिन्न होते हैं।
उदाहरण के लिए हिंदी के दो शब्द कृपा और दया लीजिए, दोनों संज्ञा शब्द हैं। दया में सहानुभूति के साथ उदारता का भाव निहित है, जबकि कृपा में कृपा करने वाले की सामर्थ्य और क्षमता भी शामिल है। ऐसे कुछ संदर्भ है जहां दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जैसे दया कीजिए, कृपा कीजिए, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से। यहाँ तक कि दया से दयालु और कृपा से कृपालु विशेषण शब्द भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन किसी दुखी और पीड़ित व्यक्ति को देखकर मन में दया आती है। दया दिखाना का प्रयोग हो सकता है, पर कृपा दिखाई नहीं जाती की जाती है। इसी प्रकार दो भाषाओं में दो समान लगने वाले शब्दों की अर्थ छवियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। इस विषय में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जैसे अंग्रेजी का बिग शब्द और हिंदी का बड़ा शब्द अर्थ की दृष्टि से समान लगते हैं। उदाहरण देखिए, अ बिग सिटी, बड़ा शहर, अ बिग एनिमल, बड़ा जानवर, लेकिन बड़ा भाई, बिग ब्रदर नहीं, एल्डर ब्रदर। इसी प्रकार हिंदी का छोटा शब्द अंग्रेजी के स्मॉल, शॉर्ट और यंगर शब्दों का अर्थ अपने में समेटे है। अनुवादक के लिए दोनों शब्दों की विभिन्न अर्थ छवियों का ज्ञान आवश्यक है, तभी वह अनुवाद करते समय ठीक शब्द का चयन कर पाएगा। यहाँ एक उदाहरण क्रिया शब्द का लेते हैं। हिंदी में निकलना क्रिया के अनेक प्रयोग हैं, जैसे घर से निकलना, सूरज निकलना, जान पहचान निकलना, काम निकलना, प्राण निकलना, पर निकलना, हाथ से निकलना आदि आदि। इसी प्रकार अंग्रेजी में रन क्रिया का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, जैसे ट्रेन रन्स, वाटर रन्स, नोज रन, स्टोरी रन्स, इन नंबर ऑफ पेजेस, वन रन्स शॉर्ट ऑफ मनी एटसेट्रा। शब्द की एक से अधिक अर्थ छवियां अनुवादक के लिए निश्चय ही समस्या बन जाती है। शब्द और अर्थ के बीच का संबंध प्रतीकात्मक है, अतः किसी भी शब्द के अर्थ की एक स्पष्ट सीमा निर्धारित कर पाना कठिन है। यही कारण है कि शब्दों के अर्थ का विस्तार भी होता है और संकुचन भी। दोनों भाषाओं की संरचनागत व्यवस्था के अतिरिक्त अनुवादक के लिए भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझना भी आवश्यक है। तभी वह संदर्भ के अनुरूप भाषा का चुनाव कर पाएगा। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में यू कम के लिए हिंदी में 3 विकल्प हैं। तू, आ, तुम, आओ, आप, आइए। अनुवादक को संदर्भ का ध्यान रखते हुए इनमें से एक का चुनाव करना होगा। एक और उदाहरण अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ से लेते हैं। ही इज माई अंकल। अंग्रेजी में अंकल शब्द के लिए संदर्भ के अनुसार अनुवादक को हिंदी में मामा, चाचा, ताऊ, मौसा आदि में से चुनाव करना पड़ेगा। कन्नड़ में इसके लिए 2 विकल्प हैं, दोडप्पा, शब्दार्थ बड़ा पिता, चिकाप्पा, छोटा पिता, यानी व्यक्ति यदि पिता से बड़ा है तो दोडप्पा और छोटा है तो चिकाप्पा। मामा के लिए कन्नड़ में भी मामा शब्द ही है। इसके साथ साथ उपयुक्त प्रयुक्ति और शैली का ध्यान भी अनुवादक को रखना पड़ता है। प्रेमचंद के गोदान में 2 कथाएं साथ साथ चलती हैं, एक गांव के जीवन से जुड़ी है तो दूसरी शहर के जीवन से। इन दोनों कथाओं के पात्र हिंदी भाषा के 2 भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। गांव की कथा के पात्र आंचलिक भाषा बोलते हैं। शब्दों का चुनाव, शब्द, ध्वनि, वाक्य सभी कुछ उस परिवेश के अनुरूप है। उधर शहर की कथा के पात्रों की भाषा उनके शिक्षित और उच्च वर्ग का होने की ओर संकेत करती है। इस कथा के पात्र अनेक उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो उस समय शिक्षित लोगों की भाषा समझी जाती थी। अनुवादक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लक्ष्य भाषा में भी इन 2 शैलियों और 2 भेदों को यथासंभव बनाए रखे। ऐसा वह तभी कर पाएगा जब वह इस तथ्य से परिचित हो कि स्रोत भाषा के लेखक ने इन 2 भिन्न भिन्न रूपों और शैलियों का प्रयोग किसी उद्देश्य से ही किया है। 1.9 सारांश। प्रस्तुत इकाई में आपने भाषा के विषय में पढ़ा है। अब आप जान गए हैं कि भाषा किसे कहते हैं। यह वाक् प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है, जिसकी 5 इकाइयां होती हैं। स्वनिम, रूपिम, वाक्य, अर्थ तत्व और प्रोक्ति आपको पता चल गया है,
कि भाषा का प्रमुख कार्य है संप्रेषण। वक्ता और श्रोता के बीच घटित होने वाला यह संप्रेषण व्यवहार ही समाज व्यवहार का माध्यम बनता है। कौन किससे कहा और क्या कह रहा है, यही मनुष्य के सामाजिक कार्यकलाप को संचालित करता है। आपने यह भी पढ़ा है कि संप्रेषण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। संप्रेषण व्यापार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होने के साथ साथ जटिल भी होता है। इसमें भाषा के नियमों के साथ साथ मनुष्य मन और सामाजिक संदर्भ भी बराबर की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस तरह भाषा और समाज के बीच अन्योन्याश्रित संबंध की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आपने भाषा के प्रकारों, विभिन्न प्रयोजनों के बारे में भी यहाँ पढ़ा तथा सामाजिक संदर्भ और भाषा की संरचना व्यवस्था के अंतःसंबंध को भी समझा। इसके साथ ही आपने इस इकाई में अनुवाद के संदर्भ में भाषा विषयक ज्ञान की उपयोगिता के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।